हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र का अध्ययन कराऊंगा। इससे पहले अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है वो यही है कि मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि मादा मनुष्य में पाए जाने वाले एक से अधिक जननांग आपस में मिलकर शरीर के भीतर एक सिस्टम, एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे मादा जनन तंत्र कहा जाता है। क्लियर हो गया ये आपका प्रश्न। उसके बाद आता है कि मादा जनन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं। तो मादा जनन तंत्र में जो अंग आते हैं उनको हमने अध्ययन की दृष्टि से 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया है, विभक्त किया है। तो ध्यान रहे आपको इसका सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्राथमिक जनन अंग, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राथमिक जनन अंग के रूप में हम अंडाशय को पढ़ाते हैं। सेकंड नंबर पर है सहायक जननांग। सहायक जननांगों में अंडवाहिनियां ओविडक्ट, गर्भाशय यूटेरस, योनि वेजिना और बाह्य जननांग एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। उसके अतिरिक्त हम तीसरे पार्ट के रूप में सहायक जनन ग्रंथियों को पढ़ाते हैं, जिसमें वॉर्थेलिन ग्रंथियां जनन ग्रंथियों के रूप में पढ़ाई जाती है और स्तन ग्रंथियां भी इसमें सहयोग प्रदान करती है। तो हमारा टॉपिक यहां से शुरू हो जाता है कि मादा जनन तंत्र, मादा में पाए जाने वाले विभिन्न रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपस में कंबाइंड होकर, संयोजित होकर एक सिस्टम, एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे मादा जनन तंत्र कहा जाता है। सभी अंग हमने क्लियर कर लिए। प्राथमिक जननांग के रूप में ओवेरी, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में ओविडक्ट, यूटेरस, वेजिना और बाह्य जननांग एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। सहायक जनन ग्रंथियों के रूप में वॉर्थेलिन ग्रंथि और स्तन ग्रंथि। इन सभी जनन अंगों को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राथमिक जननांग के रूप में पढ़ाया जाता है वो जनन अंग है अंडाशय, ओवेरी। मनुष्य मादा में एक जोड़ी, कितने पेयर? एक पेयर, 1 पेयर, एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के भीतर पाए जाते हैं। ये वृक्कों के पीछे होते हैं, किडनी के पीछे। ये वृक्कों के पीछे पेल्विक रीजन में अर्थात श्रोणि प्रदेश में, अर्थात कमर के नीचे वाले पोर्शन में मीसोवेरियम नामक, पेरिटोनियम नामक एक झिल्ली है, आंत्रयोजनी मिसेंट्री के द्वारा उदर गुहा की, जो अपन की एब्डोमिनल कैविटी है, उदर गुहा की पृष्ठ पार्श्व भित्ति, पृष्ठ डोर्सल लेट्रो मेम्ब्रेन से संलग्न रहते हैं, वॉल से संलग्न रहते हैं। ये ओवरी बाह्यतम आवरण इन पर विसरण पेरिटोनियम का होता है। इसके भीतर आंतरिक भाग संयोजी ऊतकों की एक महीन परत होती है, उससे निर्मित होता है, जिसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। इसके मध्य में घनाकार कोशिकाओं की, क्यूबिडियल कोशिकाओं की एक सिंगल लेयर होती है, वो जनन उपकला अर्थात जेनिटल एपिथेलियम के नाम से जानी जाती है। इस जनन उपकला के अतिरिक्त
ओवेरी में कॉर्टेक्स मेडुला के संयोजी ऊतकों के तंतुओं से निर्मित भाग स्ट्रोमा होता है। अर्थात ओवेरी के भीतर संयोजी ऊतकों से बना हुआ घना जटिल जो भाग होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के दो मुख्य पार्ट होते हैं, एक मैंने बोला था कॉर्टेक्स अर्थात बलकुट, दूसरा होता है मेडुला अर्थात मध्यांश। बलकुट जो पार्ट होता है वो बाहर वाला पार्ट है जो कि बहुत ज्यादा सघन होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, कंजेस्टेड होता है, जिसमें अंड पुटिकाएं पाई जाती है, रुधिर की वाहिनियां भी पाई जाती है, कुछ मात्रा में स्पेंडल तंतु भी होते हैं। जबकि जो मध्यांश भाग है, मेडुला जो पार्ट है, जो भीतर की ओर पाया जाता है, जो केंद्रीय भाग होता है, वह भाग कम सघन होता है, लेकिन उस भाग में रक्त की वाहिनियां और तंत्रिकीय तंतु पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमने ये अंडाशय जो जनन प्राथमिक जननांग है उसको यहां से पढ़ाना शुरू किया। अब बात आती है कि जो जनन उपकला है, जो जनन उपकला है ट्यूनिका एल्बुजिनिया के भीतर एक गहरी परत के रूप में, उस जनन उपकला में पूटिकाएं पाई जाती है। इन पूटिकाओं का निर्माण तो मनुष्य मादा में भ्रूण के समय पर ही हो जाता है, भ्रूण अवस्था में ही हो जाता है, लेकिन इनका परिवर्धन, लेकिन इनका डेवलपमेंट यौवन आरंभ काल अर्थात प्यूबर्टी पीरियड जो होता है, यौवन आरंभ अवस्था तक रुका हुआ रहता है। अर्थात जनन उपकला में अंडपुटिकाओं का निर्माण तो भ्रूण अवस्था में ही हो जाता है, लेकिन इनका परिवर्धन यौवन आरंभ अवस्था के पश्चात या यौवन काल के पश्चात होता है। जनन उपकला में निर्मित होने वाली प्रारंभिक पूटिकाएं जो कि फॉलिकल के रूप में पाई जाती है, ये बार बार विभाजित होकर के और oogonia का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। बार बार विभाजित द्विगुणित कोशिकाएं होती है, वो क्या कहलाती है, oogonia। और ये oogonia काफी संख्या में होती है। इनमें से एक oogonia अपने आकार को क्या कर लेती है, बड़ा कर लेती है। जैसा कि आपको इस चित्र में बताया है कि इसमें से एक oogonia अपने आकार को क्या कर लेती है, बड़ा कर लेती है। उस बड़े आकार वाली oogonia को प्राइमरी oocyte प्राथमिक अंडक कहा जाता है। और शेष जो पूटिकाएं हैं, जो शेष कुछ पूटिकाएं हैं, वो इसके चारों ओर क्या कर लेती है, एक घेरा बना लेती है, इसके चारों तरफ एक परत बना लेती है। इन शेष पूटिकाओं से जो एक बहुस्तरीय परत का निर्माण हो जाता है, तो ये पूटिकाएं या इनकी जो निर्मित परत है वो मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा के नाम से जानी जाती है। आते हैं, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं कि जनन उपकला में भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभिक पूटिकाओं का, प्राथमिक पूटिकाओं का, फॉलिकल्स का निर्माण हो जाता है, लेकिन इनका विकास यौवन आरंभ अवस्था के बाद होता है। इनमें से बार बार विभाजन के दौरान बनने वाली जो पूटिकाएं हैं, द्विगुणित कोशिकाएं हैं, उनके लिए कौन सा शब्द यूज किया हमने, oogonia। उनमें से परिवर्धन के दौरान एक पूटिका तो क्या कर लेती है, अपना आकार बड़ा कर लेती है। उस कोशिका को प्राइमरी oocyte कहते हैं, तथा कुछ कोशिकाएं उसके चारों ओर एक घेरा बना लेती है। उन शेष पूटिकाओं के घेरे से निर्मित जो बहुस्तरीय परत है उसे मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा कहते हैं। मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन्स का क्या किया जाता है, स्त्रावण सिक्रेशन किया जाता है। यही एस्ट्रोजन हार्मोन मनुष्य मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, जिसमें बालिका की आवाज में मधुरता का होना, उसकी आवृत्ति का मान कम होना, शरीर पर बालों का नहीं आना, तथा
स्तनों का विकसित हो जाना, लैंगिक जननांगों का परिपक्व हो जाना, मैच्योर हो जाना, और दाढ़ी मूंछों का नहीं आना, ये सब सेकेंडरी द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। फिर बात आती है हमारी कि जो बीचों बीच स्थित कोशिका है वो तो है प्राइमरी oocyte जिसने वृद्धि करी है, एक oogonia जिसने, और अन्य कोशिकाएं जो फॉलिकल्स है उसने चारों ओर घेरा बनाया है, उस घेरे का नाम, उस बहुस्तरीय परत का नाम रख दिया अपन ने मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और दोनों को, प्राथमिक ऊतक और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, इन दोनों अगर संरचनाओं को कंबाइंड कर लिया जाए तो इसे प्राथमिक कोशिका अवस्था कहा जाता है, प्राइमरी फॉलिकल अवस्था कहा जाता है। धीरे धीरे विकास के चरण में आगे बढ़ते हुए, परिवर्तन की स्थितियों में आगे बढ़ते हुए, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और प्राइमरी oocyte के मध्य में थोड़ा सा स्थान बीच में दिखाई देने लगता है, अर्थात एक गुहा बनने लगती है। उस गुहा को एंट्रम कहा जाता है, गह्वर कहा जाता है। इस एंट्रम गुहा में प्राइमरी जो oocyte है वो एक व्रंत के द्वारा लटका रहता है। इस व्रंत के द्वारा लटका रहता है, इस व्रंत को डिस्कस प्रोलेजिरस कहा जाता है। इस व्रंत को ही जर्म हिल कह सकते हैं, इसको ही कुमुलस उफोरिकस भी कहा जा सकता है। इस व्रंत के द्वारा प्राइमरी oocyte इस मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की परत के मध्य में बनने वाली गुहा में लटका रहता है। इस प्राइमरी oocyte के चारों ओर एक पारदर्शी परत दिखाई देती है, एक पारदर्शी परत का निर्माण हो जाता है जिसे जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, तथा उसके चारों ओर कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तथा इस प्रकार से अब आपकी प्राइमरी oocyte, जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा और एक गुहा एंट्रम जिसमें यह प्राइमरी oocyte एक ग्रंथ के द्वारा लटकी हुई है, चारों ओर से घिरी हुई संरचना जो है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है। इस संपूर्ण परिवर्तित प्रावस्था को अब हम ग्राफियन, एक ग्राफ नामक साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए ग्राफियन कोशिका या परिपक्व कोशिका के नाम से जानते हैं। तो अब हमारी परिवर्तित प्रावस्था का नाम आ गया ग्राफियन कोशिका, अर्थात परिपक्वन या परिपक्व कोशिका। इस ग्राफियन कोशिका जो अवस्था है, यहां पर प्रथम अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है वो पूर्ण हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो ग्राफियन कोशिका है उसमें जो प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte अर्थात एगोनित कोशिका में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरी पोलर बॉडीज बन जाती है। जो सेकेंडरी oocyte है यही वो संरचना है, यही वो कोशिका है जो कि अंडोत्सर्ग के समय पर ग्राफियन कोशिका से छोड़ी जाती है, अंडवाहिनी कीट में छोड़ी जाती है। अर्थात ग्राफियन कोशिका से सेकेंडरी oocyte का रज चक्र के 14वें दिन त्यागने की क्रिया, छोड़ने की क्रिया, उत्सर्जित करने की जो क्रिया है उसे ओव्यूलेशन अर्थात अंडोत्सर्ग कहते हैं, जो कि रज चक्र के लगभग 14वें दिन पूर्ण होती है। यह जो क्रिया है इसका नियंत्रण एक हार्मोन्स के द्वारा होता है जिसे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। और परिपक्वन की जो अवस्थाएं हैं उन पर पूर्णतः नियंत्रण रखा जाता है। उस हार्मोन को FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। अर्थात आपको याद रहे कि परिवर्तन की प्रावस्थाओं पर नियंत्रण जो होता है वो FSH का होता है तथा अंडोत्सर्ग की क्रिया पर नियंत्रण होता है वो LH का होता है। ठीक, तो ये तो रहा हमारा पार्ट कौन सा, अंडाशय। अब हमने आपसे कहा था कि जो अंडाशय है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक मुख्य महत्वपूर्ण अंग है। अब मैं आपको इस चित्र के बारे में प्रदर्शन कर रहा हूं थोड़ा सा कि आपके जो अंडाशय वो कहां पर है इस चित्र में। तो देखिए ये जो संरचना है, ये जो मैंने बनाई हुई संरचना है गर्भाशय के दोनों ओर, इन संरचनाओं को ही हमने ओवेरी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो ये दोनों संरचनाएं, एक आपका लेफ्ट और एक आपका राइट, ये दोनों ओवेरी हो गई, राइट और लेफ्ट ओवेरी। इस ओवेरी के आगे हम देखते हैं तो एक नलिकाकार संरचना 3 प्रारूपों में स्थित होती है। उस नलिकाकार संरचना के लिए अब मैं पार्ट नंबर 2 पढ़ाऊंगा आपको, कौन सा, अंडवाहिनियां अर्थात ओविडक्ट्स।
राइट और लेफ्ट आपको दोनों ओर दो नलिकाकार संरचनाएं दिखाई दे रही है जो कि अंडाशय के आगे की ओर स्थित होती है। इन संरचनाओं के लिए मैं यूज करूंगा अंडवाहिनियां। अंडवाहिनियों के आगे आपको एक बहुत बड़ा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीटली यूटेरस है। इस यूटेरस के आगे में एक पार्ट शो करूंगा यहाँ पर। उस पार्ट के लिए, उस जननांग के लिए शब्द यूज किया जाएगा योनि, वेजिना। तो आपका महत्वपूर्ण जो मादा जननांग है वो तो है ओवेरी। ओवेरी के बाद में वहां से निकलने वाली जो नलिकाएं हैं वो हो गई आपकी अंडवाहिनियां। दोनों ओर की अंडवाहिनियां आपस में मिलकर के एक बड़े आशय का, एक बड़े थैले का, एक थैले जैसी ग्रंथिल संरचना का निर्माण करेगी। उस संरचना के लिए हम तीसरा शब्द यूज करेंगे, कौन सा? तीसरा अंग के रूप में पढ़ाएंगे हम किसको? गर्भाशय को। गर्भाशय के आगे एक ग्रंथिल, एक नलिकाकार संरचना जो कि दोनों गर्भाशय के आपस में मिलने से, संयोजित होने से बनेगी, उसे कहेंगे वेजिना, योनि। और योनि के बाहर की ओर पाए जाने वाले अंगों के लिए हम भग या बाह्य जननांग, बाह्य जननांग के रूप में अंगों का प्रदर्शन करेंगे। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अंडवाहिनियां। सेकंड पार्ट है मादा जननांगों का। मादा जननांगों में सेकंड पार्ट जो कि दोनों अंडाशयों के आगे की ओर पाई जाने वाली नलिकाकार संरचना है, उनको मैं पढ़ाऊंगा अंडवाहिनियों के रूप में। दोनों अंडाशयों से एक राइट और एक लेफ्ट, दोनों ओर दो अंडवाहिनियां निकलती है। ये अंडवाहिनियां मुलेरियन नलिकाओं के रूपांतरण से निर्मित हुई है। इनका परिवर्तन किससे हुआ है? मुलेरियन नलिकाओं के रूपांतरण से ही ये निर्मित हुई है। दोनों अंडवाहिनियां तीन भागों में डिवाइड होती है। इसका जो प्रथम भाग है, जो अंडाशय के चारों कीप के समान संरचना में पाया जाता है, इस प्रथम भाग के लिए आप यूज करते हैं ओविडक्ट फनल, अर्थात अंडवाहिनी कीप। अंडवाहिनी का वह भाग जो कि ओव्यूलेशन के समय अंडाणु को एक्सेप्ट करने का, ग्रहण करने का कार्य करता है, उसे अंडवाहिनी कीप कहा जाता है। अंडवाहिनी कीप के चारों ओर बारीक 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 प्रवर्ध लगे रहते हैं। इन प्रवर्धों से जो झालर जैसी संरचना बन जाती है, इस झालर रूपी संरचना को फिम्बरी कहते हैं। इस झालर रूपी संरचना के द्वारा आपका जो ओवम है वो बीचों बीच के इस छिद्र में ही पहुंच जाता है। इस छिद्र को ऑस्टियम कहा जाता है। इस छिद्र को ओविडक्ट में, ओविडक्ट फनल में पाए जाने वाले छिद्र को क्या कहते हैं? ऑस्टियम कहते हैं। तथा इस पर झल्लर रूपी प्रवर्धों की पाई जाने वाली इस संरचना को क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं। इस प्रकार से ओविडक्ट फनल के बाद में दूसरे नंबर पर पाए जाने वाले पार्ट का नाम हिंदी में होता है तुम्बिका और इंग्लिश में होता है एम्पुला। जो अंडवाहिनी का ये मध्य भाग है, मैंने जो गोला लगाया है, इस पार्ट के लिए हम शब्द यूज करते हैं हिंदी में तुम्बिका और इंग्लिश में एम्पुला। मनुष्य में निषेचन, जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन की जो क्रिया है, वो एम्पुला में ही अर्थात तुम्बिका में ही संपन्न होती है। इस एम्पुला के पश्चिम में एक नलिकाकार संरचना और है, नली जैसी संरचना आगे की ओर दिखाई देती है, उसे फैलोपियन ट्यूब अर्थात स्तमस कहते हैं। दोनों ओर की फैलोपियन ट्यूब के मिलने से ही गर्भाशय का क्या होता है? निर्माण होता है। यह अंडवाहिनी जो कीप होती है, यहां से लगाकर आपकी जो फैलोपियन नलिका है वहां तक इस अंडवाहिनी की जो आंतरिक भित्ति होती है वो रोमावी होती है। रोम अर्थात बारीक बारीक हेयर से युक्त होती है। इस रोमावी उपकला के द्वारा यह आस्तरित होती है, जो कि धीरे धीरे ओवम को आगे की ओर प्रसारित करने में हेल्प करती है। अब बात आती है अंडवाहिनी के बाद में नेक्स्ट जो जननांग है उसका नाम है गर्भाशय। मनुष्य में दोनों अंडवाहिनियां आपस में मिलकर के एक ग्रंथिल संरचना, एक थैले का निर्माण करती है, जिसे यूटेरस अर्थात गर्भाशय कहते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रकार का गर्भाशय मनुष्य में पाया जाता है, इसीलिए इसे सिंप्लेक्स प्रकार का गर्भाशय कहा जाता है। दोनों प्रकार के, दोनों और उसके गर्भाशयों से मिलकर बनने वाली इस थैली रूपी संरचना में तीन जो परत पाई जाती है, सबसे आंतरिक परत को एंडोमेट्रियम कहा जाता है। जो अंदर की जो परत है, इस परत को जहां पर इम्प्लांटेशन का कार्य करवाऊंगा मैं, जो कोरकपुटी है अर्थात ब्लास्टोसिस्ट है, इस पार्ट में ही आकर के क्या होगी? संयुक्त होगी, जुड़ेगी। उस जुड़ने की क्रिया को मैं रोपण अर्थात इम्प्लांट के नाम से पढ़ाऊंगा। तो आपके यूटेरस में सबसे भीतर की ओर पाई जाने वाली इस झिल्ली के लिए, इस परत के लिए मैं शब्द यूज करता हूं एंडोमेट्रियम। मध्य में पाई जाने वाली इस कोमल झिल्ली के लिए शब्द यूज किया जाएगा
मायोमेट्रियम और बाहर की ओर पाई जाने वाली पेशियों से युक्त परत के लिए शब्द यूज किया जाएगा पेरीमेट्रियम। तो इस प्रकार यूटेरस गर्भाशय पर 3 प्रकार की परतें हो गई। सबसे अंदर की ओर पाई जाने वाली परत को एंड्रोमेट्रियम कहा जाता है, दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली परत को मायोमेट्रियम कहा जाता है तथा बाहर की ओर पाई जाने वाली परत को पेरीमेट्रियम कहा जाता है। जो भीतरी परत होती है एंड्रोमेट्रियम, उस एंड्रोमेट्रियम में ही कोरक अर्थात ब्लास्टोसिस्ट आकर के रोपण इम्प्लांटेशन की क्रिया को पूर्ण करती है। अब बात आती है कि गर्भाशय को कितने भागों में बांटा गया है। तो गर्भाशय को मूलतः 3 भागों में पढ़ाऊंगा। जो सबसे ऊपर की ओर पाया जाने वाला भाग है उसके लिए मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 दर्शाया फंडस। यह गर्भाशय का सबसे ऊपरी और गुंबदनुमा भाग होता है, चौड़ा पार्ट होता है, चौड़ाई को लिए हुए होता है, उस पार्ट के लिए अपन ने शब्द यूज किया है फंडस। सेकेंड नंबर पर जो इसकी बॉडी होती है उसके लिए अपन ने पॉइंट नंबर 2 यूज किया है कि गर्भाशय का जो मध्य भाग है वो यूटेरस बॉडी के नाम से, काय के नाम से जाना जाता है। और तीसरा पार्ट वो है जो कि काय के नीचे की ओर बहुत ही ज्यादा सक्रिय रूप में दिखाई देता है, उसे गर्भाशय ग्रीवा अर्थात सर्विक्स कहा जाता है। CERVICS सर्विक्स गर्भाशय ग्रीवा को कहते हैं। अब गर्भाशय ग्रीवा जो होती है, गर्भाशय काय से इसका जुड़ने वाला भाग है वो तो इंटरनल ऑस कहलाता है, और सर्विक्स के बाहर जो कि भाग वेजिना से जुड़ा रहता है वो एक्सटर्नल ऑस कहलाता है। इस प्रकार से इस सर्विक्स के आगे पाई जाने वाले जननांग का नाम होता है वेजिना अर्थात योनि। योनि मनुष्य मादा में पाई जाने वाली दोनों ओर के गर्भाशयों से संयुक्त होकर मिलने वाली और निर्मित होने वाली इस नलिका रूपी संरचना को, इस थैली रूपी संरचना को वेजिना अर्थात योनि कहा जाता है, जिसमें मनुष्य मैथुन क्रिया के समय नर मनुष्य अपने शिश्न के द्वारा वीर्य का स्खलन करता है, वीर्य का एजुकेशन करता है अर्थात वीर्य सेचन की क्रिया को पूर्ण करता है। इस वेजिना और जो मूत्राशय है, मूत्राशय इस वेजिना के साथ ही अटैच होकर के खुल जाता है अर्थात मूत्र जनन मार्ग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। वेजिना बाहर की ओर भग के रूप में अर्थात बाह्य जनन अंगों के रूप में खुल जाती है। इस वेजिना के द्वार पर एक पतली आच्छद, एक झिल्ली पाई जाती है जिसे योनि आच्छद कहते हैं, जिसे हाइमन कहा जाता है, जो कि प्रथम मैथुन की क्रिया के समय मनुष्य जब जन्म करता है तो प्रथम मैथुन क्रिया के समय फट जाती है। हाइमन की झिल्ली के फटने पर पुरानी भ्रांतियों के अनुसार हम जनन की क्रिया को कंप्लीटली 100% ये मानते थे कि इसका जनन हो चुका है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। हाइमन जो झिल्ली होती है वो पतली झिल्ली होती है, वो विभिन्न प्रकार की व्यायाम क्रियाओं के द्वारा, साइकिलिंग क्रियाओं के द्वारा भी टूट जाती है। इस प्रकार की अब हमारे बायोलॉजी में कोई प्रकार की भ्रांति नहीं है। अब बात आती है कि वेजिना बाहर की ओर भग के रूप में अर्थात बाह्य जननांगों के रूप में ओपन होती है। अब मैं तुम्हें दोबारा से क्लियर कर रहा हूं बाह्य जननांग कौन कौन से हैं। अब आपको मैं इसका जो लास्ट का जननांग है अर्थात बाह्यतम जननांग के बारे में पढ़ाऊंगा कि मादा जननांग में महत्वपूर्ण जो जननांग है वो तो अंडाशय होता है। अंडाशय के दोनों ओर से निकलने वाली नलिकाकार संरचनाओं को हम अंडवाहिनियां कहते हैं। दोनों अंडवाहिनियां आपस में मिलकर के और एक बहुत बड़े थैले रूपी संरचना का निर्माण करती है जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय आगे की ओर एक नलिकाकार संरचना का निर्माण करता है जिसे वेजिना योनि कहते हैं, और योनि बाहर की ओर भग के रूप में अर्थात बाह्य जननांग के रूप में खुली रहती है। बाह्य जननांग को मैं 3 रूपों में, 3 मुख्य भागों के रूप में पढ़ाऊंगा। पहला मुख्य जननांग जो होता है वो होता है भग शेफ या क्लाइटोरिस। आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसके लिए मैंने शब्द यूज किया भग शेफ या क्लाइटोरिस। ये जो संरचना है वो नर शिश्न के समजात होती है और मादा में एक अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है, जो कि मादा जननांग के या मादा बाह्यतम जननांग के ऊपर के छोर पर पाई जाती है। जब जनन क्रिया होती है तो इसमें स्पर्श कणिकाओं की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। स्पर्श कणिकाओं की मात्रा बहुत ज्यादा होने के कारण
जैसे जैसे मैथुन की क्रिया में शिश्न इन कणिकाओं से अटैच होता है, उसी स्थिति में मनुष्य मादा में उत्तेजना बढ़ाने का कार्य करती है। तो ये तो बाह्यतम संरचना में, बाह्यतम जननांग में मैंने पहला पढ़ाया आपको भक्ष्यक यानी क्लाइटोरिस। फिर सेकंड बात आती है ये बाहर वाले ओष्ठ रूपी संरचनाओं की। मूत्र जनन मार्ग के बाहर की ओर बहुत ही ज्यादा अधिक संख्या में रोम युक्त ओष्ठ रूपी संरचना जो पाई जाती है, उन संरचनाओं को बृहद भग प्लस ओष्ठ बराबर बृहद बृहोष्ठ कहा जाता है तथा उन्हें लेविया मेजोरा के नाम से जाना जाता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा रोम युक्त संरचनाएं पाई जाती है जो कि मूत्र जनन मार्ग को चारों ओर से बड़े ओष्ठ रूपी संरचनाओं के रूप में घेरने का कार्य करती है तथा इन लेविया मेजोरा बाहर के बृहद बृहोष्ठों के भीतर की ओर रोम रहित ओष्ठ पाए जाते हैं छोटे, उनको हम लेविया माइनोरा या लघु भगोष्ठ कहते हैं, जो कि मूत्र जनन मार्ग को अर्थात वेस्टिब्यूल को बीचों बीच के जनन छिद्र को चारों ओर से घेरे रखने का कार्य करती है। इसके बाद में आपको साथ ही में पढ़ा देता हूं मूत्र जो जनन वाहिनी है, मूत्र जनन वाहिनी है वो इसी वेजिना के साथ में आकर के ओपन हो जाती है और मनुष्य मादा की योनि में एक जोड़ी सहायक जनन ग्रंथियां वॉर्थेलिन के रूप में पाई जाती है, जो कि इसके भीतर की ओर ही स्थित होती है, भग के भीतर की ओर वेजिना की सतह पर स्थित होती है, जिनके द्वारा क्षारीय स्त्राव का स्त्रावण किया जाता है। जब मैथुन की क्रिया होती है तो वेजिना में इन वॉर्थेलिन ग्रंथियों के द्वारा क्षारीय स्त्राव छोड़ दिया जाता है, जिससे ये दो कार्य करता है ये स्त्राव। एक तो इस जनन मार्ग की अम्लीयता को हटाकर उसे क्षारीय रूप दे देता है और दूसरा इसके चिपचिपे होने के कारण जनन की जो क्रिया है बहुत ही ज्यादा सुगम हो जाती है। इस प्रकार से आज हमने देखा कि मादा जनन जो तंत्र है उसमें एक से अधिक जननांग पाए जाते हैं, जिसमें सबसे प्राथमिक जननांग का नाम अंडाशय, अंडाशय के बाद दोनों ओर स्थित वाहिनियों का नाम अंडवाहिनियां, अंडवाहिनियों से मिलकर बनने वाली एक सिंपल संरचना, एक थैली रूपी संरचना का नाम गर्भाशय, गर्भाशय को यूटेरस कहा जाता है। गर्भाशय के फिर तीन भाग थे, ऊपरी भाग का नाम फंडस, बीच के का नाम बॉडी और नीचे के भाग का नाम ग्रीवा, प्रदेश का नाम हमने सर्विक्स पढ़ा। सर्विक्स के आगे की ओर बढ़ने पर हमने एक नलिकाकार संरचना, थैली रूपी संरचना देखी जिसका नाम वेजिना योनि रखा। योनि बाहर की ओर भग के रूप में पाई जाती है, भग के रूप में खुलती है, जिसे बाह्यतम जननांग भी बोल सकते हैं हम। बाह्यतम जननांगों के रूप में हमने सबसे पहला पढ़ा था क्लाइटोरिस, जो कि नर शिश्न के एक समजात अंग होता है, जो कि मादा में अवशेष के रूप में अवशेष अंग के रूप में पाया जाता है। बाहर की ओर रोम युक्त संरचनाओं में जो ओष्ठ रूपी संरचना होती है वो लेविया मेजोरा कहलाती है। अंदर की ओर जो संरचना होती है वो लेविया माइनोरा कहलाती है। लेविया माइनोरा के बीच में पाए जाने वाले इस छिद्र को हम वेस्टिबुल, प्रेघाण या हम मूत्र जनन मार्ग कहते हैं। इसी से जनन की क्रिया पूर्ण होती है और इसी से मूत्र का स्त्रावण किया जाता है। इस प्रकार से मैंने आज आपको मादा जनन तंत्र समझाया, जिसके चित्र को भी डिक्लेयर किया है। ये चित्र भी आपके समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हम अब इसके आगे पढ़ेंगे युग्मक जनन। युग्मक जनन के लिए आप हमारी आगे की वीडियो को देखते रहे। गैमेटोजेनेसिस के नाम से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसके भी दो पार्ट होंगे, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक oogenesis। सभी स्टूडेंटों को नमस्कार, सभी फ्रेंड्स को नमस्कार। आप मेरे बायोलॉजी गुरु जीजीसी के नाम से यूट्यूब चैनल है, कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका अनुज राकेश शर्मा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।